जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों की किस्मत का जो है फैसला कर डाला है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का मानना है कि भाई बाबर और रिजवान को 6 माह के लिए रेस्ट देना चाहिए। जी हाँ, 6 माह के लिए रेस्ट देना चाहिए। आखिर क्या अपडेट आ रही है वो आपके सामने रखेंगे। साथ शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से आपको अपडेट देते चलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि इनके डिसिप्लिन इश्यूज हैं। साथ आपको एक और अपडेट देता चलूं कि 3 और प्लेयर हैं कि जिनको पाकिस्तान के T20 प्लान में से बाहर किया जा रहा है। जी हाँ, वो 3 प्लेयर कौन से हैं, उनकी क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, जिसके अंदर अजहर अली, जिसके अंदर असद शफीक, जिसके अंदर आकिब जावेद साहब, जिसके अंदर अलीम डार साहब और साथ हमारे कोच माइक हसन और सलमान अली आगा, ये 6 लोग जो हैं इन्होंने फैसला करना है कि हमने किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। आपको बताते चलें, इससे पहले खबर सामने आ रही थी कि जो बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 का जो स्क्वाड है, इसके अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। रीज़न ये बताया जा रहा था कि यंगस्टर्स को मौका देने का प्रोग्राम है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का, कि यंगस्टर्स को जो है वो बाकायदा तौर पर जो है बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतारा जाए, ताकि हम यंगस्टर्स का करंट चेक करें, यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस को है वो जो चेक कर सकें कि आखिरकार हमारे यंगस्टर्स जो हैं ये किस हद तक जो है वो ग्रूम हुए हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर। साथ आपको बताते चलें, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कहा गया था कि इनको हम रेस्ट देंगे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ थी इसके अंदर नाम सामने आया था सुफियान मुकीम और शाहीन अफरीदी का, कि इन दोनों को जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज़ है इसके अंदर मैदान के अंदर जो है वो उतारा जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने इन तमाम चीज़ों के ऊपर ऐसे करके ना कांटा लगाया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के जो कोच हैं माइक हसन, उनका मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर लेके जाना है ना, तो हमको यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। हमें यंगस्टर्स को मौका देना पड़ेगा, क्योंकि यंगस्टर्स ही हैं कि जो आकर 170-180 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, और ये यंगस्टर्स ही हैं जो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर यानी कि आपका नाम बना सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि भाई अगर मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है तो भाई हमने ऐसे खेलनी है। तो ये माइक हसन का जो है स्कूल ऑफ थॉट है। अभी स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से आपको बताते चलेंगे, माइक हसन जब आए थे तो उन्होंने आते साथ ही जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया था तो उन्होंने वहाँ कहा था कि बाबर और रिजवान के हवाले से मेरे पास एक टास्क है, अगर वो इस टास्क को पूरा करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से हम इनको अपने T20 प्लान के अंदर रख लेंगे। और उससे पहले भी उसके बाद भी जब अभी एक कैंप लगाया गया, वहाँ पर भी जब बाबर आजम से बात हुई, मोहम्मद रिजवान से बात हुई, माइक हसन ने उनको एक टास्क दिया कि भाई ये आपका टास्क है, आपने इसके ऊपर काम करना है। देन अगर आपका स्ट्राइक रेट इंप्रूव होता है तो आप पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर आ सकते हैं। ये किसका मानना है? ये मानना है माइक हसन का। अभी आपको बताते चलें कि आईसीसी ने एक रूल जो था वो अनाउंस किया कि आपके पास विकेट कीपर की जो है कंकशन रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, उसके अलावा बॉलर्स की, स्पिनर की, बैटर की, ऑलराउंडर की, तमाम लोगों की अप्रॉक्सीमेटली 5 कंकशन रिप्लेसमेंट जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, मोहम्मद रिजवान तो डायरेक्टली तौर के ऊपर शायद पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा ना हो, लेकिन अगर हम मोहम्मद हारिस को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं, तो क्या हम मोहम्मद रिजवान को एज अ कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर स्क्वाड का हिस्सा नहीं बना सकते? ये एक बड़ा अहम सवाल है। जी हाँ, या हर फैन जो है शायद उसके माइंड के अंदर ये चीज़ होगी कि हम मोहम्मद रिजवान को जो है कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि अगर हम मोहम्मद हारिस की कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट है तो वो है रुहेल नज़ीर। जी हाँ, रुहेल नज़ीर जो कि पाकिस्तान के अंडर 19 के पहले कैप्टन भी रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने मोहम्मद हारिस की कप्तानी के अंदर भी जो है बाकायदा तौर पर खेला। लेकिन आप यानी कि इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ मोहम्मद रिजवान और कहाँ रुहेल नज़ीर, यानी कि दोनों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि हमें यंगस्टर्स को मौका देना है, ना कि मोहम्मद रिजवान को। ये तो होगी मोहम्मद रिजवान की बात। अब आते हैं बाबर आजम के ऊपर।
बाबर आजम के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि हमें अब इनको 6 माह के लिए जो है वो बाहर करना है। अब बाहर कैसे करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी T20 प्रोस्पेक्टिव को सामने रखते हुए उनकी जो वनडे सीरीज थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि भाई हम इसको T20 के अंदर कन्वर्ट करें। जैसा कि बांग्लादेश के खिलाफ हमने 5 T20 खेलने थे, 3 खेले, अब हम 3 बांग्लादेश जाकर खेलेंगे, जो कि FTP फ्यूचर जो टूर प्रोग्राम है उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अब हमने जो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो 3 T20 3 वनडे खेलने थे, उसके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है बड़ा सिंपली तौर के ऊपर एक मोटो बनाया कि भाई हम वेस्ट इंडीज़ के साथ 5 T20 मैचेस जो हैं वो US से जाकर हम खेल सकते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज़ खेलनी थी, अब पाकिस्तान का यहाँ पर एक नया नैरेटिव सामने आया कि पाकिस्तान कहता है कि भाई हम क्यों ना अफगानिस्तान और UAE दोनों के साथ मिलकर एक ट्राई नेशन सीरीज़ खेल लें, और अगर एशिया कप जो कि इंडिया ने होस्ट करना है और बताया ये जा रहा है कि वो दुबई के अंदर होगा, तो पाकिस्तान का मानना है कि क्यों ना हम दुबई जाकर वो एशिया कप के हवाले से जो है ट्राई नेशन सीरीज़ खेलें एशिया कप से पहले। उससे ये होगा कि हमारे यंगस्टर्स को मौका भी मिल जाएगा। अब ये तमाम जो है यानी कि मामलात होने के बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़ खेलेगा, जहाँ पर वनडे भी है कि जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान ट्रैवल करेगा, जी हाँ, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान ट्रैवल करेगा, उस वक्त जाकर बाबर और रिजवान को मौका मिल सकता है पाकिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन करने का। वो भी तब जब ये सिलेक्टर्स अगर पाकिस्तान के वनडे या टेस्ट फॉर्मेट के अंदर कोई पड़ंग ना डाल दें, बड़ा क्लियर मैं आपको बता दूं, कोई पड़ंग ना डाल दें, या फिर उससे पहले ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ना करे कोई इंजरी सामने आए और उस इंजरी की रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर हमें मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप देख लें कितना लंबा जो है 6 महीने का इन्होंने माइंडसेट बनाया कि भाई इस 6 महीने के अंदर हमने ना बाबर को देखना है ना रिजवान को देखना है। अब आ जाए शाहीन के मामले पे, क्या आखिरकार शाहीन का क्या इशू है। देखिए मैं आपको बताऊं कि शाहीन के हवाले से पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी उसके अंदर एक अफराद मौजूद हैं, अलीम डार साहब, उनको लगता है कि शाहीन का ऑन फील्ड एटीट्यूड जो है ना, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। इसके हवाले से शाहीन की आपको बताएं कि बाबर आजम और शाहीन के दरमियान ड्रेसिंग रूम में एक बड़ा अग्रेसिव अल्फाज का तबादला हुआ था। फिर आपको शायद याद होगा जब पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज़ खेलने गया था, वहाँ पर मोहम्मद यूसुफ और शाहीन अफरीदी के दरमियान भी बाकायदा तौर पर जो था कुछ वर्ड जो थे पास हुए थे। बाद में शाहीन ने उसके हवाले से माफ़ी मांग ली थी। फिर आपको बताते चलें कि जब शाहीन कैप्टन थे और उनसे कैप्टनसी ली गई थी, तो आपको बताएं कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट किया गया था शाहीन के बिखाफ पे, जिसके बारे में शाहीन ने कहा था कि भाई मुझे तो इस ट्वीट का नहीं पता। और उस ट्वीट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने शाहीन से मिलने का जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन शाहीन नहीं मिले थे। तो इन सारे मामलात को देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी लगता है कि शाहीन के अंदर एटीट्यूड है, इनके अंदर डिसिप्लिन इश्यूज़ हैं। बल्कि आपको बताएं कि जिस वक्त शाहीन और कराची का जब मैच था, लाहौर और कराची का, जहाँ शाहीन हारे थे, तो शाहीन ने कहा था कि हम इनसे सेमीफाइनल में मिलेंगे। तो उस वक्त मीडिया के ऊपर भी एक बड़ी हाइप बनी थी कि यार देखो इसका एटीट्यूड, देखो इसका एग्रेशन, देखो कि किस तरह बात कर रहा है। तो शाहीन के हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मीडिया के ऊपर कि इनके अंदर एटीट्यूड है, ये डिसिप्लिन इश्यूज़ के अंदर ये चीज़ें ऐड होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त शाहीन एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, और ऐसे के अंदर मेरा नहीं ख्याल बनता कि आप शाहीन जैसे बॉलर को पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर रखें। यहाँ पर मैं एक बात करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ना दो बड़ी हैरानकुन तौर पर चीज़ें हैं। एक कि पाकिस्तान का बॉलर की अगर परफॉर्मेंस नीचे हो जाए ना, तो उसे दो चीज़ों से लड़ना पड़ता है। एक तो अपनी बॉलिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से, साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से। आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाती है, आपके तमाम मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट आपको जीने नहीं देती। तो ये दोनों मैटर्स जो है ना पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ थ्रू आउट चलते रहते हैं। अब दोस्तों आते हैं उन 3 प्लेयर्स के ऊपर जिनको T20 प्लान से बाहर किया गया, जिसके अंदर नंबर 1 के ऊपर है नसीम शाह। नसीम शाह के हवाले से बताते चलें कि उनकी इंजरी के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी इंजरी है, और जिसकी वजह से वो बांग्लादेश का जो सीरीज़ है इसके अंदर जो है पाकिस्तान का स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे आमिर जमाल है। आमिर जमाल के हवाले से बताया जा रहा है कि इनकी इंजरी है, और इंजरी के वजह से जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते। बल्कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अली रज़ा के हवाले से अपडेट सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि उनकी आंखों का कोई प्रॉब्लम है कि फ्लड लाइट्स के अंदर उनको बॉल नज़र नहीं आता, तो और फ्लड लाइट के अंदर वो फील्डिंग नहीं कर सकते, जिसके हवाले से उनकी आई स्पेशलिस्ट से जो है, डॉक्टर से जो है उनका इलाज करवाया जा रहा है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं है कि अगर ये मसला था तो PSL के अंदर वो कैसे खेल गया और ये तमाम मामला कैसे तय हुए। बहरहाल
दोस्तों ये एक बड़ी लंबी खिचड़ी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बनी हुई है, लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के फैंस के लिए ये एक बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब के माइंडसेट में है कि भाई शाहीन अफरीदी जो हैं इनके डिसिप्लिन इश्यूज हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा बुरा शाहीन शाह अफरीदी के लिए वक्त शायद इससे पहले कभी नहीं आया। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर अदा कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस फैसले के हवाले से आप क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।